So hello students, we are going through with class 11th and topic is what? NLM, Newton Laws of Motion. It's chapter number 5. In this we are going today's friction part 2. Friction part first we have studied in previous lecture, and friction part 2 we will study angle of friction and angle of repose. तो हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा पढ़ेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज. समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है. व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एक्चुअल में इसका ज़्यादा बुक्स में देखोगे तो आपको ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, मुश्किल से 5 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, और एंगल ऑफ रिपोज को भी 5 मिनट पढ़ सकते हैं. लेकिन अगर हम वीडियो बनाएंगे थोड़ा सा लेंदी होगा ये, ऑल्दो बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं कर पा रहे हैं हम वीडियोज़ में, बट इवन इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो फॉर अबाउट टू बी 20 to 25 मिनट्स ऑन एंड अराउंड. बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम ज़्यादा क्यों नहीं समझते हैं, देखते हैं. एक्चुअल में एंगल ऑफ फ्रिक्शन तब लगता है जब हम बॉडी को बिल्कुल लिमिटिंग फ्रिक्शन के पास लेकर जाते हैं. आप समझ चुके हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है. इट इज द मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन above which a body just begin to what? Slide or just begin to what? Move. Before which, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बॉडी कहां पर रहती है? रेस्ट पे रहती है. तो मेरे पास में एक बॉडी है, ठीक है. इस बॉडी को मैंने एक किसी हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा है जिसका मास कितना है? m. अब मैं इसका FBD बना रहा हूं. अब हम समझेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है. वी आर स्टडिंग व्हाट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन राइट नाउ फर्स्ट. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं. तो इस बॉडी का मास mg कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा. ये बॉडी लगा रही है एक फोर्स ड्यू टू व्हाट? ग्रेविटी. अच्छा, हम इस बॉडी पे एक अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं. हम क्या लगा रहे हैं? एक F अप्लाइड. तो ये दो फोर्सेस हमारे पास में नोन है, mg और ये F अप्लाइड. अब क्या होगा? इस mg के खातिर इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और वो क्या हम मानते हैं, उसको हम कैसे मानते हैं? n से. ये क्या है? हमारा नॉर्मल रिएक्शन. दूसरा, अगर ये बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लिमिटिंग तक जा रहे हैं, इसका मतलब हम इस सिचुएशन कैसी ले रहे हैं? स्टैटिक की ले रहे हैं. दैट वी आर अप्लाइंग द फोर्स बट द बॉडी इज नॉट मूविंग. सिंस द बॉडी इज नॉट मूविंग, देन देयर मस्ट बी सम इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? फ्रिक्शन. उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं. तो इसका मतलब यहां पर कोई एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है. तो ये इसकी का डायग्राम बना. अब मैं अगर इसका FBD बनाऊं तो कैसा होगा वो देखिए. अगर मैं इस FBD को बनाऊं तो वही मेरा ब्लॉक M है. इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था? F अप्लाइड फोर्स लग रहा है. नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है? mg लग रहा है. ऊपर mg का रिएक्शन क्या है? mg के ठीक ऊपर क्या लग रहा है मेरे पास में? नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, ठीक है. और इस F अप्लाइड के इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है. लेट अस सपोज आई हैव डिनोटेड इट बाय सिंबल व्हाट? Fr. नाउ these two forces are the reaction forces of applied force. Reaction is what? Friction. And mg reaction is what? Normal. So तो इनके खातिर ये फोर्सेस लगे हैं. F अप्लाइड के खातिर क्या लगा है? फ्रिक्शन. और mg के खातिर क्या लगा है? नॉर्मल रिएक्शन. तो क्या ये दोनों फोर्सेस का भी कोई रिजल्टेंट होगा? आंसर है यस. नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का एक रिजल्टेंट आएगा, और वो कोई एक रिजल्टेंट मैंने मान लीजिए R लेटर से नोट कर रखा है. दिस इज व्हाट? दिस इज रिजल्टेंट फोर्स. ये क्या है? एक रिजल्टेंट फोर्स है. किसके किसके बीच में है? फोर्स बिटवीन Fr एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. तो अब हमारा FBD बना. अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहां पर एक एंगल बनेगा. एक एंगल ये बना और एक एंगल ये जो एंगल बना है थीटा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना निकल के आ गया हमारे पास में? थीटा. आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि हमने इसको ही क्यों एंगल ऑफ फ्रिक्शन माना, नीचे वाले को क्यों नहीं एंगल ऑफ फ्रिक्शन माना? वो समझिए. उसको हमने इसलिए नहीं माना कि देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन चेंज, फ्रिक्शन शब्द आया है. अगर आप फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाओगे, कैसे बढ़ा सकते हो? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आपने पढ़ा है, अगर आपने 1 न्यूटन का लगाया है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 1 न्यूटन. अगर आप इसको अप्लाइड को 2 न्यूटन कर दोगे तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 2. अगर आप इसको 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3. इसको 4 कर दोगे 4. जब तक लिमिटिंग तक नहीं पहुंचेगा, उससे कम कोई भी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है. तो अगर आप इस फ्रिक्शनल
फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये आर जो एंगल ऑफ थीटा है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और इस फ्रिक्शनल फोर्स को घटाएंगे तो थीटा क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो फ्रिक्शन को चेंज करने से कौन चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, और थीटा इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज बाय चेंजिंग फ्रिक्शन वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, थीटा। समझ में आया? इसलिए हम इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हम इस वाले को मानते हैं, इस वाले को नहीं मानते। इसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्रिक्शन को चेंज करने, फ्रिक्शन को चेंज करने से सिर्फ ये एंगल चेंज होगा। अब मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं इस तरीके से, और ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये हिस्सा एफ आर है तो ये भी कितना होगा, आंसर है ये भी एफ आर होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये हिस्सा कितना है, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं अगर इसको मान लूं ओ, इसको मान लूं एक्स, और इसको कोई पॉइंट मान लूं वाई, तो इन ट्राइंगल व्हाट, ओ, दिस इज व्हाट, दिस इज एन, डोंट कंफ्यूज, ओ एक्स वाई, क्या ले लूं मैं, टेन थीटा ले लूं, क्या ले लूं, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, बेस, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, एफ आर, मतलब आप परपेंडिकुलर लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और बेस क्या आ रहा है, ओ एक्स, और एक्स वाई कितना है, एफ आर, और ये क्या है, एन, और ये क्या है, टेन थीटा। As we know that in the previous lecture that frictional static force is how much, mu times of s into what, n, or mu coefficient of friction. If this is 1 and it is what, 2, तो देखें यहाँ से हमारे पास में tan थीटा कितना निकल के आ जाएगा, mu s into n upon what, n। सॉल्व करा तो यहाँ से mu s कितना निकल के आ गया हमारे पास में, tan थीटा निकल के आ गया। और आप चाहे यहां से थीटा निकालना चाहें तो जो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, म्यू एस। So this is what, this is angle of friction. So what is the definition of angle of friction? Simple definition, it is the angle between resultant force, it is the angle between the resultant force of frictional and normal reaction to the normal reaction. किसके किसके बीच में एंगल हो गया, ये रिजल्टेंट के बीच में, किसका रिजल्टेंट के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन के साथ में। तो इसकी डेफिनेशन हो गई जो आपको असाइनमेंट में दी गई है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। आप इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में निकल के आई। चाहिए मैं लिख देता हूं यहां पर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या डेफिनेशन आएगी, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो रिजल्टेंट किसका है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, एन, एंड व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, एफ आर, ठीक है। और किसके बीच में है, नॉर्मल रिएक्शन एन के साथ में। तो दिस इज द टॉपिक व्हाट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया आपको? अब हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास जो आया उसका नाम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। देखते हैं। एंगल ऑफ रिपोज समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे होगा। लेट अस सपोज दिस इज एनी हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर ये मार्कर रखा हुआ। अभी ये सिचुएशन है, तो मार्कर कहाँ पर है, रेस्ट पे है, और ये मेरा हाथ है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन है। अब देखिए अभी सब एंगल इस तरीके से, मैं इस पेपर को थोड़ा सा उठा रहा हूँ, नीचे एंगल बन रहा है, देखिए इन दोनों के बीच में एंगल बना, लेकिन मार्कर भी मूव नहीं कर रहा। यहाँ मार्कर ने स्लाइड करना शुरू कर दिया। तो जिस एंगल पे मार्कर ने स्लाइड करना शुरू करा, मान लीजिए इस एंगल पे मार्कर ने स्लाइड करना शुरू करा, तो ये जो एंगल बना दैट इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज, या जिस पे मार्कर जस्ट स्लाइड करता है। जनरली हम एंगल ऑफ रिपोज को एंगल अल्फा से बनाते हैं। किससे बनाते हैं हम लोग, अल्फा से। तो देखते हैं, मैंने क्या बताया, मैंने बताया ये कोई एक सिस्टम था, एक इंक्लाइन प्लेन है। ये क्या है, एक कोई इंक्लाइन प्लेन जिसके ऊपर एक मास m रखा हुआ है, और इस सिचुएशन में रखा हुआ है कि यहां पर जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो मतलब ये ऑलरेडी क्या है, एंगल अल्फा।
कौन सा है? एंगल ऑफ रिपोज। मतलब इससे जरा सा भी ऊपर करोगे तो ये नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा। अभी जस्ट स्टैटिक कंडीशन में बना हुआ है। देखिए अब इस बॉडी के हम एफबीडी बनाएं तो सबसे पहले क्या आएगा? इसका mg कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। इस पे क्या आएगा? एक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगा? इधर। अच्छा, इस साइड में आप ये सब एफबीडी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mg साइन अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अल्फा। ये एंगल हम पढ़ चुके हैं पीछे, ये हो जाएगा mg कॉस अल्फा। सवाल आया इस ब्लॉक को नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है? mg साइन अल्फा। तो इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा होगा? आंसर आया इधर कोई एक फ्रिक्शन। ठीक है, और उसको हम जनरली कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे? एफ लिमिटिंग। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट? एन। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हियर? एन इज इक्वल टू हाउ मच? mg कॉस अल्फा। तो ये कंडीशंस आई, आप इसको यहां रख देंगे तो एफ एल कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ mg व्हाट? कॉस अल्फा। अब समझिए कि इसको रिपोज एंगल कैसे हुआ। इनिशियल कंडीशन देखिए, सिर्फ किसकी देखिए? इसकी। तो फिर देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या डेफिनेशन आई। इट इज द एंगल एट विच द ब्लॉक जस्ट बिगेन टू स्लाइड। इट इज द एंगल एट विच द ब्लॉक जस्ट बिगेन टू व्हाट? स्लाइड। चलिए देखते हैं तो क्या कंडीशन निकल के आई वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में देखिए अल्फा क्या था? बहुत ज़्यादा स्मॉल था। जब मैंने आपको दोनों कंडीशन ली थी कि ये पेपर था, मान लीजिए ये ब्लॉक था, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। फिर आपने बढ़ाया तभी थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, फिर बाद में बढ़ा। तो ये क्या था? अल्फा बहुत छोटा था। तो ये क्या है? अप्लाइड फोर्स हुआ। तो इसमें क्या आ रहा है? साइन का कंपोनेंट। अगर अल्फा स्मॉल है तो साइन भी क्या होगा? स्मॉल होगा। लेकिन इस कंपोनेंट को देखिए, ये क्या है? mg कॉस अल्फा। इसमें क्या आ रहा है? कॉस अल्फा। ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अगर ये स्मॉल है, साइन का कंपोनेंट इधर वाला, साइन 0 कितना होता है? 0। लेकिन कॉस 0 कितना होता है? 1। उल्टा चलता है तो ये कितना हो जाएगा? ये मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ये लार्ज हो जाएगा। मैंने स्मॉल लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा? लार्ज लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपने साइन अल्फा को थोड़ा सा बढ़ाया तो देखिए क्या होगा? कॉस अल्फा थोड़ा सा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिर आप साइन अल्फा को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो कॉस अल्फा थोड़ा और घट जाएगा। अच्छा, साइन अल्फा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये वाला फोर्स बढ़ रहा है और ये वाला फोर्स क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, फिर ये थोड़ा और बढ़ाया तो ये और थोड़ा सा बढ़ गया और ये और थोड़ा सा घट गया। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये वाला फोर्स, कौन सा वाला फोर्स? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो अ सिचुएशन, अ कंडीशन at which F applied, ये अप्लाइड मान सकते हैं आप, इसको क्या कह सकते हैं? F applied is equal to FL फ्रिक्शनल। तो क्या हो जाएगा? mg साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, या इसको आप स्टैटिक सिचुएशन है तो म्यू एस लिख लीजिए। क्या ले लिखिए? म्यू एस इंटू वॉट? mg कॉस अल्फा। देखिए m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, तो साइन अल्फा बराबर क्या आ गया? म्यू एस इंटू वॉट? कॉस अल्फा। जरा सॉल्व करिए तो यहाँ से म्यू एस कितना आ गया? साइन अल्फा अपॉन वॉट? कॉस अल्फा। और ये क्या होता है? टेन अल्फा। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला आपको, वो ये मिला कि टेन अल्फा इज इक्वल टू वॉट? म्यू एस, और अल्फा इज इक्वल टू वॉट? टेन इनवर्स ऑफ वॉट? म्यू एस। थोड़ा सा पीछे वाले पे जाके देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या था? वहां पर आपने पाया था थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? टेन इनवर्स ऑफ वॉट? म्यू। और यहां पर क्या पाया है? अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वॉट? म्यू एस और म्यू। तो ये पाया जा सकता है। सो ये कहां से पाया हमने? एंगल ऑफ फ्रिक्शन से पाया है। तो देखिए क्या पाया जाएगा अगर हम इसको 1 मान लें और इसको क्या मान लें? 2 मान लें। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा अपने को? अल्फा इज इक्वल टू वॉट? थीटा इज इक्वल टू वॉट? टेन इनवर्स ऑफ वॉट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दैट मे बी लिमिटिंग, दैट मे बी एनीथिंग। स्टैटिक, दोनों स्टैटिक थी तो म्यू एस। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास में बन के आ गई। तो ये हमने पाया। क्या डेफिनेशन हुई? इट इज an angle at which a body just begins to
टू स्लाइड, एक ऐसा एंगल जिस पे बॉडी जस्ट बिगिन टू व्हाट, स्लाइड हो जाए, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज कैसे पाए जाते हैं? दो के दोनों tan इनवर्स ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पाए जाते हैं। तो ये दो हमारे बेसिक टॉपिक्स निकल के आए। अब मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ये टॉपिक कि एंगल ऑफ फ्रिक्शंस पे खूब क्वेश्चंस मिलते हैं। तो देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स में कैसे होते हैं ये। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन है इस तरीके से कि इफ गिवन है आपको, इफ एंगल ऑफ रिपोज, क्या बनाया हमने एंगल ऑफ रिपोज, अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, लेट अस सपोज इट इज हाउ मच, 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, एंड 60 डिग्री, देन सजेस्ट whether the body in given figure move or remains in rest and find friction force एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो। लो सब पूछ लिया। ठीक है, अगर एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री है, देन सजेस्ट वेदर द बॉडी इन द गिवन फिगर, लेट अस सपोज दिस इज द गिवन फिगर, इट इज द गिवन फिगर। ठीक है, ये गिवन फिगर है, ये ब्लॉक है, और ये एंगल है सपोज कर लीजिए 45 डिग्री का। ठीक है, तो आप बताइए कि ये बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, और बाकी सारी चीजें। तो बिफोर गोइंग टू दिस प्रॉब्लम, मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाहूंगा, उसको आप समझ लीजिए। एक ये नोट करके समझ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले। सिचुएशन समझिए। फर्स्ट कंडीशन, इफ अगर ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, थीटा, यही तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है थीटा। इफ थीटा इज लेस देन अल्फा, अल्फा इज व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज, यही मैंने पढ़ा है आपको। तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ रिपोज से थीटा छोटा है तो क्या होगा बताइए। अगर एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा है तो वही एंगल जिस पर स्लाइड करता है, तो कंडीशन क्या होगी, बॉडी कहाँ रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। बॉडी कहाँ पर रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, अगर थीटा मतलब क्या है, एंगल गिवन टू यू, एंड अल्फा इज व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज। अगर एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा है और ये कम है तो बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। मतलब कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हुआ करता था कि F स्टैटिक इज इक्वल टू व्हाट, F अप्लाइड। ये आप पढ़ चुके कल के लेक्चर में, ये कंडीशन होती थी। कंडीशन 2, मान लीजिए इफ ये थीटा बराबर क्या हो जाए, अल्फा हो जाए, तब बॉडी क्या कंडीशन आ जाएगी, बिल्कुल रुका रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लगेगा, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन लगेगी। और एफ एल क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट, एन, लेकिन एस ही लगेगा। मैंने कल यहां पर एल लगा दिया था, आप एस लगा कर सकते हैं, ये कंडीशन। और तीसरी सिचुएशन क्या है, इफ थर्ड कंडीशन ये हो जाती है कि थीटा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है किससे, अल्फा से। तब क्या हो जाता है, तब ये कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और उस कंडीशन में एफ के कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट, एन। जनरली क्या दिया होगा वहां पर, म्यू के दिया होगा। तो ये आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चंस इसी कंडीशंस पे करेंगे। मोस्टली आपको केस 1 और केस 3 मिलेगा, ये तो चेक करने के लिए केस मिलता है, जैसा कल आपने स्टैटिक में देखा था। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो बॉडी कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन आई। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, यहां पर क्या है, थीटा इज लेस देन व्हाट, अल्फा। सो बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी।
अगर बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो क्या कोई बॉडी में एक्सेलरेशन होता है? आंसर है नहीं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच? 0। तो आपके दो चीज़ें तो आपने बता दी, वेदर द बॉडी विल मूव और नॉट मूव, तो इसमें तो विल रिमेन्स इन रेस्ट, और एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया? 0। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, FBD बना लीजिए। इधर क्या आएगा? इधर आ जाएगा mg sin 45, इधर क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन n, और इधर नीचे क्या आएगा? mg, और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा mg cos 45। ये तो अच्छे से आपको बनाना आता है, बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो हाउ मच? इट इज ऑल्सो हाउ मच? 45 डिग्री। तो नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर हो जाएगा। तो जरा बताइए एफ स्टैटिक्स क्या होगा? म्यू टाइम्स ऑफ एस इंटू वॉट? एन, एंड दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? और इवन आपकी इसकी जरूरत ही नहीं है। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है? इस सिचुएशन में एफ अप्लाइड किसके बराबर हो जाता है? एफ स्टैटिक्स, और यही तो अप्लाइड फोर्स अभी आपने पिछली बार में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg साइन 45 डिग्री। सिंपल आंसर हो गया, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है? वेरिएबल होता है, अप्लाइड के बराबर लगता है। तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम निकल के आई, सिंपल सी। एक और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा प्रॉब्लम को। देखिए, द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। मान लीजिए ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। मैं जनरली न्यूमेरिकल्स आपको 37 डिग्री और 53 डिग्री में दिए होते हैं। मैं 30 और 60 के एंगल्स ले रहा हूँ जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकें, इजी रहेगा आपको समझना। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, मान लीजिए m है, मैं सिंपल m ही लेकर समझा रहा हूँ, कोई जनरल केसेस बता रहा हूँ। एंड हेयर एंगल ऑफ रिपोज इज हाउ मच? 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ रिपोज कितना दिया आपको? 45। ये गिवन सिचुएशन है। तो आपसे पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करिए, ठीक है। और बॉडी रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी? वो आइदर द बॉडी इज रेस्ट और मोशन। ये कंडीशन बताइए। ये दो चीजें आपसे पूछी हैं। तो बहुत सिंपल केस हो गया। आप जरा बताइए, यहाँ पर क्या हो गया? अल्फा छोटा हो गया और थीटा क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इस केस में बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। आप पीछे केस पढ़ चुके हैं, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया? कम, और ये एंगल क्या हो गया? ज़्यादा। बॉडी स्लाइड करेगी। अब ये अगर स्लाइड करेगी तो देखिए इसकी FBD बनाइए। नीचे क्या आ जाएगा? इसका mg आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? इसका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? अच्छा, इधर क्या आ जाएगा? इस एंगल के साथ में mg साइन 60 डिग्री। जिन लोगों को FBD बनाना नहीं आती, प्लीज गो थ्रू विद व्हाट? द फोर्स एंड लॉज ऑफ फोर्स टॉपिक्स वेयर आई हैव एक्सप्लेन ऑल द FBDs। इनको बहुत जरूरी है, उसके बिना फ्रिक्शन नहीं कर पाएंगे आप। और इधर क्या आ जाएगा? F लिमिटिंग लगाइएगा आप इस केस में। क्या लगाइए? F लिमिटिंग। इवन लिमिटिंग तो है ही नहीं, सॉरी, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो F काइनेटिक लगा लीजिए। और ये क्या होगा? म्यू k इंटू वॉट? n हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? अगर मैं इसको इधर निकालूं तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, और ये होगा mg cos वॉट? 60 डिग्री। ठीक है। लेट अस सपोज वन मोर थिंग, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू k इज इक्वल टू हाउ मच? 0.1 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो आप जब इसको लगाएंगे तो यहाँ से कितना निकल के जाएगा? FK। ये कितना आ जाएगा? म्यू k इंटू वॉट? n, एंड द वैल्यू ऑफ म्यू k इज 1। इट इज हाउ मच? mg cos 60 डिग्री। और ये आ गई वैल्यू निकल के। सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये छोटा सा टॉपिक था, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड? एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर बेस्ड। मैंने एक दो न्यूमेरिकल्स भी करे हैं। आप कोशिश करिए इसको समझने की। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।